नमस्कार छात्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूँ लोधी सर। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर कॉमर्स क्लासेस में। छात्रों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 चैप्टर नंबर 4 हिंदी मीडियम से साझेदारी की निवृत्ति। छात्रों, चैप्टर नंबर 4 साझेदारी की निवृत्ति पढ़ने से पहले हम चैप्टर नंबर 1, 2, 3 और को रिकैप कर लेते हैं। तो चैप्टर नंबर 1 में हमने पढ़ा था साझेदारी क्या है। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार साझेदारी दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य एक अनुबंध है जो किसी व्यवसाय के लाभ को विभाजित करने के लिए सहमत होते हैं। साझेदारी व्यवसाय में कम से कम 2 सदस्य होते हैं। अधिकतम कितने होते हैं बेटा? 50 होते हैं। साझेदारों के दायित्व कैसे होते हैं? असीमित होते हैं। कोई भी साझेदार अपने हित का हस्तांतरण अन्य व्यक्ति पर नहीं कर सकता और साझेदारी का जन्म अनुबंध से होता है और अनुबंध मौखिक या लिखित दोनों हो सकता है। चैप्टर नंबर 2 में हमने पढ़ा था साझेदारी का पुनर्गठन, जिसमें विद्यमान साझेदार यानी कि पुराने साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात या फिर उनके समझौते में परिवर्तन होना साझेदारी का पुनर्गठन कहलाता है। इस चैप्टर में छात्रों हमने पढ़ा था पुनर्गठन का अर्थ, त्याग अनुपात, लाभ प्राप्ति अनुपात और ख्याति। फिर हमने चैप्टर नंबर 3 पढ़ा नए साझेदार का प्रवेश। जब फर्म में हम किसी अतिरिक्त साझेदार को प्रवेश देते हैं पूंजी की पूर्ति के लिए या व्यापार की संचालन क्षमता बढ़ाने के लिए, तो हम उसे क्या कहते हैं? नए साझेदार का प्रवेश। छात्रों, अब हम पढ़ने वाले हैं किसी विद्यमान यानी कि पुराने साझेदार की निवृत्ति या मृत्यु होने की दशा में हम कैसे लेखांकन करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4 साझेदारी की निवृत्ति एवं मृत्यु का लेखांकन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन इस चैप्टर से। अगर आपने अभी तक चैप्टर नंबर 1, 2, 3 नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप चैप्टर नंबर 2, 1 और 3 पढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा आता है बेटा, साझेदारी की निवृत्ति से क्या आशा है? निवृत्ति जिसे हम अवकाश ग्रहण भी कहते हैं, इंग्लिश में इसे हम कहते हैं रिटायरमेंट। जब फर्म का कोई विद्यमान साझेदार फर्म को छोड़कर चला जाता है तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? साझेदारी की निवृत्ति। बेटा हमने पढ़ा था साझेदारी अधिनियम कौन सा है? 1932। इसकी परिभाषा कहाँ दी गई है? धारा 4 में। और साझेदार की प्रवेश का मैटर कहाँ दिया है? धारा 31(1) में। ऐसे ही साझेदार की निवृत्ति या अवकाश ग्रहण का मैटर कहाँ दिया है? भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 32(1) में। तो चलिए ऑफिशियली इसका मीनिंग पढ़ते हैं। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 32(1) के अनुसार किसी भी कारण यदि फर्म का विद्यमान का मतलब है बेटा पुराना साझेदार जो पहले से साझेदार है, फर्म से अलग हो जाए तो यह साझेदार की निवृत्ति कहलाती है। तो क्लियर है, याद रखिएगा। जब कोई साझेदार फर्म से निवृत्त होता है तो उसे अपने हिस्से की ख्याति, अपने हिस्से की पूंजी, अपने हिस्से का पुनर्मूल्यांकन का लाभ, अपने हिस्से का चालू खाते का क्रेडिट शेष, ये सब चीज़ें लेने का यानी कि प्राप्त करने का अधिकार होता है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की हम बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा आता है साझेदार की निवृत्ति की दशाओं को समझाइए, या किन कारणों से या किन दशा में एक साझेदार फर्म से निवृत्त हो सकता है। तो देखिएगा, कोई भी साझेदार फर्म से निम्नलिखित कारणों से या निम्नलिखित दशाओं में अवकाश ग्रहण यानी कि फर्म से निवृत्त हो सकता है, रिटायर हो सकता है। पहला पॉइंट लिखा है वृद्ध होने पर, आपसी मतभेद होने पर, दूसरे व्यापार में जाने की इच्छा, स्वयं का व्यापार प्रारंभ करना पर, पागल होने पर या मानसिक रूप से अस्वस्थ होने पर। तो चलिए ये क्या है? साझेदार के निवृत्ति की दशाएं हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं इन पर विस्तार से। तो साझेदारी व्यवसाय में अगर कोई साझेदार फर्म से निवृत्त होना चाहे तो निम्नलिखित कारणों से वो फर्म से निवृत्त हो सकता है। पहला पॉइंट लिखा हुआ है वृद्ध होने पर। जब कोई साझेदार वृद्ध हो जाता है तब वह फर्म से अवकाश ग्रहण कर सकता है। यदि कोई साझेदार वृद्ध हो गया है और वह व्यवसाय को चलाने में असमर्थ है तब वह फर्म से अवकाश ग्रहण कर सकता है। दूसरा पॉइंट आपसी मतभेद होने पर। जब साझेदारों के मध्य कोई आपसी मतभेद हो जाए तब भी कोई साझेदार फर्म से अवकाश ग्रहण कर सकता है।
दूसरे व्यापार में जाने की इच्छा। यदि कोई साझेदार स्वयं का व्यवसाय स्थापित करना चाह रहा है या किसी दूसरे व्यापार में जा रहा है तो भी वो फर्म से अवकाश ग्रहण कर सकता है। स्वयं का व्यापार प्रारंभ करने पर यदि कोई साझेदार स्वयं का व्यवसाय स्थापित करना चाह रहा है तब भी वह वर्तमान व्यवसाय को छोड़कर रिटायर हो सकता है, निवृत्त हो सकता है। पागल होने पर यदि कोई साझेदार मानसिक रूप से अस्वस्थ हो जाए तो भी वह फर्म से अलग हो सकता है। दिवालिया होने पर यदि किसी साझेदार की संपत्तियां अधिक हो जाएं और दायित्व अधिक हो जाएं और संपत्तियां कम हो जाएं तो भी वह क्या हो सकता है बेटा, फर्म से निवृत्त हो सकता है। तो इन सारी दशाओं में कोई भी साझेदार फर्म से अवकाश ग्रहण या निवृत्त हो सकता है। अगर एग्जाम में पूछ ले उन दशाओं को बताइए जिनमें एक साझेदार फर्म से अलग हो सकता है, तो ये सारी दशाएं हैं। आप एग्जाम में जितने नंबर का क्वेश्चन पूछे उतने पॉइंट एक्सप्लेन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हमारी बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है साझेदार का निष्कासन से क्या आशय है। देखिएगा बेटा, अभी हमने पढ़ा है साझेदार की निवृत्ति से आशय या अवकाश ग्रहण से आशय। यदि कोई साझेदार अपनी इच्छा से या अनुबंध की शर्तों के अनुसार फर्म को छोड़कर चला जाए या फर्म से अलग हो जाए तो वो निवृत्ति कहलाती है। निष्कासन क्या है? यदि कोई साझेदार फर्म के हित के विरुद्ध कार्य करता है या अनुबंध के विरुद्ध कार्य करता है तो अन्य साझेदार उसे एक नोटिस देकर फर्म से निष्कासित यानी कि फर्म से निकाल देते हैं, तो यही प्रक्रिया साझेदार का निष्कासन कहलाती है। ध्यान रखिएगा बेटा, जिस साझेदार को निष्कासित किया जा रहा है उस साझेदार को निष्कासित करने वाले साझेदारों से यह प्रश्न पूछने का अधिकार होता है कि उसके निष्कासन का उचित कारण क्या है। यानी कि साझेदार किसी अन्य साझेदार को निष्कासित तभी कर सकते हैं जब उसका कोई उचित कारण हो। तो चलिए पढ़ते हैं इसको विस्तार से। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 33(1) के अनुसार जब कोई साझेदार फर्म के हित के विरुद्ध या अनुबंध के विरुद्ध कार्य करता है तब उसे फर्म के अन्य साझेदारों के द्वारा एक लिखित नोटिस देकर फर्म से निष्कासित किया जा सकता है। यही प्रक्रिया साझेदार का निष्कासन कहलाती है। परंतु निष्कासित किए गए साझेदार को यह अधिकार होता है कि साझेदार से यह पूछ सके कि उसे निष्कासित करने का उचित कारण क्या है। इस मैटर में निष्कासित किए गए साझेदार को न्यायालय में जाने का भी अधिकार होता है। तो ये हो गया बेटा क्या, निष्कासन। अब हमारा आता है निवृत्त साझेदार की वैधानिक स्थिति। जब कोई साझेदार फर्म से अलग होता है बेटा तो उसकी वैधानिक स्थिति मतलब कानूनी तौर पर उसके कुछ अधिकार होते हैं, कुछ उसकी शर्तें होती हैं, तो वो क्या है पढ़ने वाले हैं। तो पहला पॉइंट हमारा आता है भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार कोई भी साझेदार अन्य साझेदारों की सहमति से फर्म से अवकाश ग्रहण कर सकता है। यदि इस संबंध में कोई अनुबंध है तो वो किसका पालन करेगा बेटा, अनुबंध का पालन करेगा। दूसरा पॉइंट है भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार फर्म में किसी भी प्रकार का परिवर्तन जैसे साझेदार का प्रवेश, निवृत्ति एवं मृत्यु होने पर साझेदारी का बेटा क्या हो जाता है, समापन हो जाता है। ध्यान रखिएगा, साझेदारी का समापन हुआ है, फर्म का समापन नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में व्यवसाय निरंतर चलता रहेगा। आगे लिखा है परंतु साझेदारी के समापन का अर्थ यह नहीं होता कि फर्म का समापन हो गया है। थर्ड पॉइंट आता है भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार निवृत्त साझेदार या मृत साझेदार के उत्तराधिकारी को अपने हित की पूंजी, ख्याति, लाभ, संचय प्राप्त करने का अधिकार होता है। यानी कि जो साझेदार फर्म को छोड़कर जाता है उसे अपनी पूंजी, सामान्य संचय में हिस्सा, ख्याति में हिस्सा, पुनर्मूल्यांकन का लाभ, ये सब पाने का अधिकार होता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार वैधानिक तौर पर एक निवृत्त साझेदार निवृत्ति की तिथि तक के दायित्वों को चुकाने के लिए उत्तरदायी होता है।
ये पॉइंट ही कह रहा है बेटा, यदि कोई साझेदार फर्म से रिटायर हो रहा है तो जिस डेट को वो रिटायर हो रहा है उस डेट के समस्त दायित्वों को चुकाने के लिए निवृत्त साझेदार उत्तरदायी रहेगा। तो ये बेटा हमारी क्या हो गई, निवृत्त साझेदार की वैधानिक स्थिति। ध्यान रखिएगा, इससे पहले हमने नए साझेदार के प्रवेश पर नए साझेदार की वैधानिक स्थिति भी पढ़ी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आता है बेटा, निवृत्त साझेदार की देय राशि की गणना किस प्रकार की जाती है। कौन सी राशि की गणना बेटा, देय राशि की गणना किस प्रकार की जाती है, या अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार की देय राशि की गणना की विधि समझाइए। किसकी विधि है बेटा, ये गणना की विधि। ध्यान रखिएगा, अगर अवकाश की जगह पर मृत्यु पूछ ले या वैधानिक उत्तराधिकारी की देय राशि की गणना किस प्रकार की जाती है ऐसा पूछ ले, तब भी आपका आंसर सेम ही होगा। निवृत्ति और मृत्यु पर सेम अकाउंटिंग की जाती है। तो चलिए देखते हैं कि निवृत्त साझेदार की देय राशि की गणना हम किस प्रकार से करते हैं। तो याद रखिएगा, निवृत्त साझेदार की देय राशि की गणना करने के लिए हम क्या करते हैं, अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार की देय राशि की गणना करने के लिए अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार का हम क्या बनाते हैं बेटा, पूंजी खाता बनाते हैं। पूंजी खाते में निम्नलिखित मदें शामिल की जाती हैं। अब जब हम पूंजी खाता बनाते हैं तो इसके दो पक्ष होते हैं, एक बायां पक्ष जिसे हम डेबिट कहते हैं और एक दायां पक्ष जिसे हम क्रेडिट कहते हैं। डेबिट पक्ष में साझेदारों के पूंजी खाते में उन मदों को लिखा जाता है जो फर्म निवृत्त साझेदार से वापस लेगी, और क्रेडिट पक्ष में पूंजी खाते के उन मदों को लिखा जाता है जो फर्म निवृत्त साझेदार को भुगतान करेगी। तो यहाँ पर लिखा है वो मदें जो क्रेडिट यानी कि जमा की जाने वाली मदें और नाम यानी कि डेबिट की जाने वाली मदें, यानी कि ये सारी मदें साझेदार को क्या होती हैं बेटा, प्राप्त होती हैं, और ये सारी मदें साझेदार फर्म को क्या करता है, वापस करता है। अब पहला पॉइंट आता है चालू खाते का जमा शेष। यदि निवृत्त साझेदार जब रिटायर हो रहा है तो उसके पास चालू खाते का कोई जमा यानी कि क्रेडिट शेष है तो रिटायरमेंट पर वो उसको प्राप्त हो जाएगा। उसकी पूंजी खाते का शेष संचित लाभ एवं सामान्य संचय, ख्याति में हिस्सा, अविभाजित लाभ, ये सब उसे प्राप्त करने का अधिकार होता है। नाम की जाने वाली मदें, चालू खाते का नाम शेष, संचित हानि यदि कोई है तो, आहरण पर ब्याज, ये बेटा आहरण है ना, आहरण पर ब्याज और पुनर्मूल्यांकन की हानि, ये सब यहाँ पर आकस्मिक कोई हानि लिख लीजिएगा, आकस्मिक हानि। ये सब बेटा जो निवृत्त साझेदार है वो फर्म को क्या करेगा, वापस देगा। अब क्या होता है, हमें गणना करनी है निवृत्त साझेदार की देय राशि की। अब हम क्या करेंगे, क्रेडिट पक्ष की मदों का योग करेंगे और डेबिट पक्ष की मदों का योग करेंगे, और क्रेडिट पक्ष में से डेबिट पक्ष की मदों को घटा देंगे। जो राशि प्राप्त होगी वो निवृत्त साझेदार की देय राशि होगी। यहाँ हमने लिखा भी है, उपरोक्त जमा शेष में से नाम शेष को घटाकर अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार की देय राशि की ज्ञात कर ली जाती है। तो इस प्रकार से हम निवृत्त साझेदार या अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार की देय राशि की गणना कर सकते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन आता है बेटा, मृत साझेदार के उत्तराधिकारी को दी जाने वाली देय राशि की गणना किस प्रकार करते हैं। जब साझेदार की मृत्यु हो जाती है तो बेटा उसकी देय राशि किसको दी जाती है, उसके वैधानिक उत्तराधिकारी को। किसको दी जाती है, वैधानिक उत्तराधिकारी को। एग्जाम में भी अगर एक शब्द में पूछ ले कि मृत साझेदार की देय राशि का भुगतान किसको किया जाता है तो याद रखना उसके वैधानिक उत्तराधिकारी को। इंग्लिश में हम इसे कहते हैं लीगल एग्जीक्यूटर या लीगल सक्सेसर। अब मेरा बिल्कुल सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, वही आंसर है बेटा जो निवृत्ति का है। जहाँ पर निवृत्त था वहाँ पर हमें मृत्यु लिखना है या वैधानिक उत्तराधिकारी। तो निवृत्त साझेदार की देय राशि के लिए भी हम निवृत्त साझेदार का पूंजी खाता बनाते हैं, और मृत साझेदार की देय राशि की गणना करने के लिए भी हम मृत साझेदार का पूंजी खाता बनाते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि मृत साझेदार के उत्तराधिकारी की देय राशि गणना करने के लिए मृत साझेदार के पूंजी खाते
उत्तराधिकारी का पूंजी खाता बनाते हैं। यहाँ पर मृत साझेदार का ही पूंजी खाता बनाते हैं। तो पूंजी खाते में निम्नलिखित मदें शामिल की जाती हैं। वो मदें जो क्रेडिट पक्ष में लिखी जाती हैं और वो मदें जो डेबिट पक्ष में लिखी जाती हैं। ये मदें मृत साझेदार के उत्तराधिकारी को प्राप्त होंगी और ये मदें फर्म उससे क्या करेगी बेटा, वापस लेगी। और अब हम क्रेडिट में से डेबिट को हम घटा देंगे। जो भी शेष आएगा वो मृत साझेदार के वैधानिक उत्तराधिकारी की देय राशि होगी। तो यहाँ लिखा भी है, जमा शेष में से नाम शेष को घटाकर मृत साझेदार के वैधानिक उत्तराधिकारी की देय राशि ज्ञात कर ली जाती है। मृतक साझेदार के पूंजी खाते का अंतिम शेष मृतक साझेदार की देय राशि होती है। इसके पश्चात इस शेष को मृत साझेदार के उत्तराधिकारी के खाते में हस्तांतरित कर दिया जाता है। तो ये हमने गणना कर ली बेटा, मृत साझेदार के वैधानिक उत्तराधिकारी की देय राशि की गणना कर ली। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन हमारा आता है बेटा, निवृत्त साझेदार की देय राशि के भुगतान की विधियां। यानी कि अब देय राशि की गणना तो कर ली हमने, अब निवृत्त साझेदार के भुगतान करना है। निवृत्त साझेदार की देय राशि का भुगतान कर रहे हैं, तो भुगतान करने के फर्म के पास 4 ऑप्शन होते हैं। यानी कि कितनी विधि होती है बेटा, 4 विधि। वही विधियों से हम मृत साझेदार की देय राशि का भुगतान करते हैं और उन्हीं विधियों से निवृत्त साझेदार की देय राशि का भुगतान करते हैं। अब यहाँ पर लिखा है निवृत्त साझेदार की देय राशि की गणना किस प्रकार करते हैं। मृत पूछ ले तो बेटा यहाँ पर निवृत्त की जगह पर मृत कर देना, वैसे तो निवृत्त ही पूछेगा। तो चलिए, 4 विधियों में से पहली विधि है बेटा एक मुश्त विधि। कौन सी विधि है, एक मुश्त विधि। और दूसरी विधि होती है हमारी राशि के भुगतान के लिए बिल की, देय राशि के भुगतान के लिए बिल की स्वीकृति। और तीसरी विधि होती है बेटा किस्तों में भुगतान। और चौथी विधि होती है वार्षिकी भुगतान विधि। कौन सी विधि, वार्षिकी भुगतान विधि। तो निवृत्त साझेदार की देय राशि की गणना की कितनी विधियां होती हैं बेटा, 4 विधि होती हैं। पहला एक मुश्त विधि, दूसरा बिल की स्वीकृति, तीसरा किस्तों में भुगतान और चौथा वार्षिकी विधि द्वारा भुगतान। तो चलिए पहली विधि पर हम चर्चा करते हैं। एक मुश्त मतलब होता है पूरा पैसा लमसम यानी कि एक साथ दे देना। तो लिखा है जब फर्म के पास पर्याप्त नगद रोकड़ या बैंक शेष हो तब वह निवृत्त साझेदार की राशि का एक मुश्त भुगतान कर देती है या निवृत्त साझेदार की राशि को एक मुश्त चुका देती है। तो यही विधि कौन सी कहलाती है, एक मुश्त विधि। उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिएगा आप किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं और आप अपना पूरा पैसा एक साथ चुका दें तो ये क्या हुआ, एक मुश्त हुआ। क्या ऐसे ही जब निवृत्त साझेदार फर्म से रिटायर होता है कोई साझेदार, तो और फर्म के पास पर्याप्त धनराशि या रोकड़ शेष या बैंक शेष होता है तो उसे संपूर्ण राशि एक साथ चुका देती है। यही प्रक्रिया एक मुश्त विधि कहलाती है। इस विधि में हम निम्नलिखित लेखा प्रविष्टि करते हैं। तो पाने वाला कौन हो गया, निवृत्त साझेदार। तो निवृत्त साझेदार का पूंजी खाता नाम है रोकड़ या बैंक खाते से निवृत्त साझेदार की देय राशि का भुगतान एक मुश्त करने पर। अब हम बात करते हैं दूसरी विधि पर, देय राशि के भुगतान के लिए बिल की स्वीकृति। निवृत्त साझेदार की देय राशि का भुगतान यह देय विपत्र या विनिमय विपत्रों से भी किया जाता है। इस संबंध में निम्नलिखित प्रविष्टि की जाती है। निवृत्त साझेदार का पूंजी खाता नाम है देय विपत्र खाते से देय राशि के भुगतान हेतु बिल की स्वीकृति देने पर। क्या होता है बिल की स्वीकृति, अब भुगतान कौन करेगा बेटा, फर्म करेगी। किसको करेगी, निवृत्त साझेदार को। तो निवृत्त साझेदार शेष साझेदारों पर एक बिल लिखता है। बिल मतलब कि वह उनका पैसा कब दे देंगे, जिस पर भुगतान की अवधि और शर्तें लिखी होती हैं। बिल किसने लिखा है बेटा, निवृत्त साझेदारों ने। और स्वीकृत कौन करेगा, शेष साझेदार। स्वीकृत अगर कर लें तो यह मान लिया जाता है कि देय राशि का भुगतान किसके द्वारा दिया, बिल की स्वीकृति के द्वारा। नेक्स्ट हमारी थर्ड विधि आती है, तीसरी विधि किस्तों में भुगतान और चौथी विधि आती है वार्षिकी भुगतान। तो ये हमारा किस्तों में भुगतान। यदि फर्म के पास पर्याप्त नगद राशि नहीं है तब वह निवृत्त साझेदार की देय राशि का भुगतान किस्तों में कर सकती है। इस संबंध में हम निवृत्त साझेदार का ऋण खाता खोला जाता है। इसकी प्रविष्टि इस प्रकार की जाती है। निवृत्त साझेदार का पूंजी खाता नाम है निवृत्त साझेदार के ऋण खाते से। यहाँ एक विकल्प भी बन जाता है बेटा एग्जाम में,
सही विकल्प या एक शब्द में उत्तर पूछ ले कि जब निवृत्त साझेदार की देय राशि का भुगतान किस्तों में किया जाता है तब कौन सा खाता खोलते हैं, तो याद रखना बेटा निवृत्त साझेदार का ऋण खाता खोला जाता है। तो अब आता है हमारी चौथी विधि, वार्षिकी द्वारा भुगतान। पहली चीज याद रखना, वार्षिकी का मतलब होता है एक वर्ष की किस्त, वार्षिक किस्त। प्रति वर्ष जो राशि चुकाते हैं वो क्या होती है, वार्षिकी होती है। तो कभी कभी क्या होता है कि फर्म के पास उपरोक्त तीनों विकल्प नहीं होते तो फर्म निवृत्त साझेदार की देय राशि वार्षिकी किस्त द्वारा चुकाती है और इस संबंध में वह वार्षिकी उचंत खाता खोलती है। कौन सा खाता खोलती है बेटा, वार्षिकी उचंत खाता। ध्यान रखिएगा, जब निवृत्ति पर साझेदार की निवृत्ति पर उसकी देय राशि का भुगतान किस्तों में करें तो हम निवृत्त साझेदार का ऋण खाता खोलेंगे, और जब निवृत्त साझेदार की देय राशि का भुगतान वार्षिकी विधि द्वारा करें तो हम वार्षिकी उचंत खाता खोलेंगे। कौन सा खाता, वार्षिकी उचंत खाता। तो उपयुक्त तीनों विकल्प न होने पर निवृत्त साझेदार की देय राशि का भुगतान वार्षिकी द्वारा किया जाता है। इस विधि में निवृत्त साझेदार को अपना जीवन यापन करने के लिए प्रति वर्ष कुछ राशि दे दी जाती है। इस स्थिति में फर्म द्वारा वार्षिकी उचंत खाता बनाया जाता है। इस संबंध में निम्नलिखित प्रविष्टि करते हैं। निवृत्त साझेदार का पूंजी खाता नाम है वार्षिकी उचंत खाते से निवृत्त साझेदार की देय राशि वार्षिकी उचंत खाते में हस्तांतरित करने पर। याद रखना बेटा, सभी चारों विधियों की प्रविष्टि में एक कॉमन चीज ये है कि सभी में निवृत्त साझेदार का पूंजी खाता नामे है, क्योंकि पाने वाला बेटा कौन है, निवृत्त साझेदार है। चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आता है निवृत्त साझेदार की मृत्यु एवं अवकाश के लेखांकन में अंतर। अब मृत्यु और अवकाश के लेखांकन में क्या अंतर होता है स्पष्ट कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट आता है बेटा निश्चित समय। हम सभी जानते हैं साझेदार की मृत्यु का कोई निश्चित समय नहीं होता, ये वित्तीय वर्ष के मध्य कभी भी हो सकती है, जबकि साझेदार का अवकाश ग्रहण केवल वित्तीय वर्ष के अंत में यानी कि एक निश्चित अवधि में ही होता है। दूसरा हमारा अंतर आता है अंतिम खाते। मृत्यु पर अंतिम खाते बनाने में कठिनाई आती है, जबकि अवकाश ग्रहण करने पर अंतिम खाते बनाना सरल होता है। क्यों होता है, क्योंकि मृत्यु साझेदार की कभी कभी वित्तीय वर्ष के मध्य में हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में वित्तीय वर्ष के मध्य में लाभ की गणना करना थोड़ा कठिन हो जाता है, जबकि साझेदार निवृत्त होता है वर्ष के अंत में, और वर्ष के अंत में तो हम वैसे भी वित्तीय विवरण बनाते हैं। इसके बाद हिसाब किताब। मृत साझेदार की देय राशि का हिसाब किताब उसका उत्तराधिकारी करता है। कौन करता है बेटा, उसका वैधानिक उत्तराधिकारी। कौन, वैधानिक, क्योंकि मृत साझेदार की तो मृत्यु हो गई है, अब उसकी आत्मा तो आएगी नहीं हिसाब करने, तो हिसाब कौन करेगा, उसका वैधानिक उत्तराधिकारी। और निवृत्त साझेदार यानी कि अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार की देय राशि का हिसाब वह कौन करता है, वह स्वयं। लास्ट पॉइंट आता है देय राशि का भुगतान। मृत साझेदार की देय राशि का भुगतान किसको दिया जाता है बेटा, उसके वैधानिक उत्तराधिकारी को किया जाता है, जबकि निवृत्त या अवकाश ग्रहण पर उसकी देय राशि का भुगतान स्वयं निवृत्त साझेदार को ही दिया जाता है। तो ये हो गया हमारा चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट थ्योरी। अगर अभी अब तक आपने चैप्टर नंबर 1, 2, 3 नहीं पढ़ा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप लिंक देख सकते हैं और प्रिपरेशन कर सकते हैं। इससे पहले बेटा हमने चैप्टर 3 तक आपको ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन भी चैनल पर मिल जाएंगे, तो इस लिंक में जाकर आप उसको भी पढ़ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी आ जाए। जय हिंद, जय भारत।